हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेईई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस, सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो पहुंच गए हैं हम दूसरे चैप्टर की ओर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स को। तो इसके कंसेप्ट्स में भी हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या रिलेशन है। जो भी आपका कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेई में पूछे जाने वाले सवाल हो या फिर बोर्ड्स में, सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या है? रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो इसमें ना बहुत सारी कैलकुलेशन वाली कुछ चीज नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं हम और आप। ठीक है, क्या होगी ये बातें? देखो, रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, आप समझ लो एक नजरिया है चीजों को ऑब्जर्व करने का या चीजों को देखने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहां पे एक बस की वीडियो या फिर जीआई जो भी बोलो ली है, इसमें क्या लग रहा है आपको लग रहा है, आपको क्या, मुझे भी लग रहा है कि ये बस मूव कर रही है और ये लोग भी जो है वो बस में मूव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस फ्रेम है। आपका रेफरेंस फ्रेम मतलब आप ग्राउंड पे खड़े हो, रास्ते में जाते हुए बस को देख रहे हो। ठीक है, तो ये आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम हो गया क्या? ग्राउंड। ठीक है, लेकिन जो बस में बैठे हैं, ठीक है, तो वो अगर अपने साथी पैसेंजर्स को देखे तो उनको लगेगा ये भी तो मेरे बगल में बैठा हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं, राइट, बट ये तो मेरे बगल में बैठा हुआ है। बट तो अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर 1, पैसेंजर 2 क्या है? वो रेस्ट पे है। बट अकॉर्डिंग टू यू बोथ द पैसेंजर्स आर मूविंग। ठीक है, तो पैसेंजर 1 या फिर पैसेंजर 2 का किसी दूसरे पैसेंजर को ऑब्जर्व करने का रेफरेंस फ्रेम क्या है? ये बस है। ठीक है, तो यहां पे आ जाती है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब देखने का नजरिया आप बोल सकते हैं, या फिर ऑब्जर्व करने का नजरिया। ठीक है, तो अगर हम यही सेम बस में चढ़ जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि बाकी जो लोग हैं वो तो मूव कर ही नहीं रहे, वो तो सेम जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर के लोग मूव कर रहे हैं जो कि पीछे जा रहे हैं, ये दिखेगा हमें। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम यही है। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम के दो टाइप्स होते हैं। समझ में आ गई बात? रेफरेंस फ्रेम क्या है? रेफरेंस फ्रेम मतलब आप जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो वो फ्रेम, वो आपके लिए आपका रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, तो कुछ भी चीजें हम जब भी देखते हैं ना, तो वो किसी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज अगर मूव करिए, मोशन में है, तो हम कंपैरिजन करते कि अगर एक बॉल मूव कर रही है, आपके सामने से गई, तो आपको क्या लगेगा कि बॉल इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों? क्योंकि ग्राउंड को आपने रेफरेंस फ्रेम माना है, क्योंकि ग्राउंड स्टिल है, और ग्राउंड अगर स्टिल है इसलिए बॉल मूव कर रही है। ठीक है, ये होती है क्या? रेफरेंस फ्रेम। तो एक देखो, एक स्टेटमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, हम अगर अपनी बात करते तो हमारी अर्थ तो मूव हो रही है ना, अर्थ इज रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसका रोटेशन भी हो रहा है सन के अराउंड। ठीक है, बट हम अगर आप सिर्फ सीधा खड़े हो तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट पे हो। ठीक है, क्योंकि हम उस रेफरेंस फ्रेम का हिस्सा है। अगर हम अर्थ को एक बस मान लेते हो, बस मूव कर रही है, हम भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हम बस में बैठे तो हमें फील नहीं हो रहा, क्योंकि हम उस रेफरेंस फ्रेम का हिस्सा है। बट अगर कोई स्पेस से हमें देख रहा होगा, स्पेस से अगर देख रहा होगा, तो उसे क्या लगे? अर्थ के साथ साथ ये लोग भी रोटेट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? सो नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, ठीक है, तो अब रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या है वो?
एक है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब कि जो यूनिफॉर्मली या तो वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि अगर ये बस यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे, यूनिफॉर्म मोशन के कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में समझेंगे, बट यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली क्या है कि अगर स्पीड को मेंटेन करके मतलब सेम स्पीड से अगर वो ट्रेवल किए जा रही है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। या फिर वो रेस्ट पे है जैसे कि ग्राउंड, तो उसे हम कहेंगे क्या, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। हम ग्राउंड को या फिर अर्थ को अपने हिसाब से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता, हमें फील होता है कि ग्राउंड मूव नहीं कर रही है, हम भी मूव नहीं कर रहे। अगर मैं सीधा खड़े रहना चाहूं तो मैं सीधा खड़े रह सकता हूं, ठीक है। या फिर जो स्पेस से देख रहा हो उसे ग्राउंड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्यों लगेगा? क्योंकि ग्राउंड के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी या फिर सेम मोशन, हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। समझ में आ गई बात? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? स्टूडेंट, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन ये क्या है? 1D मोशन, 2D मोशन या 3D मोशन, ये क्या है? इसको विजुअलाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखो, मोशन के जो हम 3D स्पेस बढ़ते हैं, हम जो वर्ल्ड में रह रहे हैं वो क्या है, एक 3D वर्ल्ड है। ठीक है, 3D स्पेस है आपके सामने। 3D मतलब क्या? जहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स हो, x, y, z। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अगर सिंपल सी मैं बात करता हूं, अगर आप जब मैथ्स में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट अगर 11th के स्टूडेंट्स अगर इसे देख रहे हैं तो मैं उनके लिए समझाता हूं ये 3D चीज है क्या। ठीक है, तो ये 3D है। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, तो आपकी जो फ्लोर है वो एक 2D प्लेन है। ठीक है, जैसे उसके साथ आप इस हाइट को कंसीडर करते हो, अपने फ्लोर के हाइट को कंसीडर करते हो, तो वो एक 3D स्पेस हो गई। ठीक है, ये क्या बताता है? 1D स्पेस, 2D स्पेस, ये बताता है पोजीशन ऑफ सम पार्टिकल। ठीक है, ऑफ सम पार्टिकल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक छोटा सा पार्टिकल लिया, सपोज कर आपने एक इरेजर लिया, ठीक है, उस इरेजर को, ये आपका रूम है, ठीक है, फाइन, ये आपका रूम है कुछ इस तरह से, फाइन, ओके। तो आपने एक इरेजर लिया, मैं इरेजर को येलो बनाता हूं, और यहां पे आपने रखा। ठीक है, तो इस इरेजर का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या जरूरत, कहां पे आप बता सकते हो कहां पे? तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ इस वाले लाइन पे एक इरेजर रखी हुई है, बोल सकता हूं। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बस एक एक्सिस ही काफी है, तो वो क्या है? 1 डायमेंशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि किसी एक पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर मुझे बस एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है तो उसे मैं कहूंगा 1 डायमेंशनल। अगर आपने वही इरेजर को प्लेन में रख दिया, मतलब आपके फ्लोर पे रखा है, तो कैसे बताओगे उसका पोजीशन? तो आप बताओगे कि सर ये वाले एक्सिस से ये इरेजर इतनी दूरी पे है और इस वाले एक्सिस से ये इरेजर इतनी दूरी पे है। ठीक है, तो मैं अगर इसको x कंसीडर करूं, इसको y कंसीडर करूं, तो ये मुझे x और y दो एक्सिस यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स लगे मुझे इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2D हो गया। अब उस इरेजर को हाथ पे उठा के आप ऐसे रखो हवा में, ठीक है, ऐसे रखो, या फिर किसी धागे से फ्लोर से, सीलिंग से लटका दो, तो वो हवा में रहेगी ऐसे। अब उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ x और y से क्या आएगा? x और y कब यूज होता है? जब फ्लोर पे रहती, बट अब तो ये हाइट भी चढ़ गई, तो मुझे एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जब एक और कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसे हम कहते हैं क्या? z एक्सिस। z एक्सिस यानी कि जब z वाले को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इस इरेजर की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए x से कितनी दूरी पे है, y से कितनी दूरी पे है और z से कितनी दूरी पे है, तीनों की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम कहेंगे क्या? 3 डायमेंशन।
समझ में आ गई बात? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। सो मोशन इन वन डायमेंशन कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये देखो, एक बॉल चलती हुई आई है और इस पे टकराई है। ठीक है, तो इस बॉल का मोशन कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन जब होती है तो उसे हम कहते हैं क्या? वन डायमेंशनल मोशन। और इसे हम लिखते हैं कैसे? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल सी बात है। रेक्टिलिनियर मोशन, यहां पे क्या एक एक्सिस को ही हम मान लेंगे, मतलब बॉल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ऐसी मूव कर रही है, किसी या तो इधर जा रही है या फिर सेम लाइन में वापस आ रही है। देखो वैसे तो अगर फिजिकली देखा जाए तो ये बॉल का जो कंसेप्ट है वो वन डायमेंशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ में, हमारे जो भी हम आसपास के हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं तो कुछ भी वन डायमेंशनल मोशन वैसे है नहीं। बट कंसीडर करते कि अगर स्ट्रेट लाइन में कुछ मूव करे और वापस स्ट्रेट लाइन में आ रही हो, कुछ भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन में ही, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखते हैं 2D मोशन क्या है। ठीक है, इसमें हमने क्या समझा कि एक एक्सिस इज एनफ। सिर्फ सपोज करते सिर्फ एक्स या वाई या फिर जेड किसी एक एक्सिस में ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, दैट इज 1D मोशन। 2D मोशन देखो कि पूरा प्लेन चाहिए होता है, तो ये एक्स एक्सिस में भी जा रही है, ड्रिफ्ट करके उस तरफ भी जा रही है, प्लेन में ही है ना? इंटरेस्टिंग है ना? एक्स में भी गई, ड्रिफ्ट किया तो ये वाई वाले प्लेन में भी कुछ इधर चली गई, तो ये इसे पूरा प्लेन चाहिए हो रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा मोशन मतलब कि थर्ड टाइप, दैट इज 3D मोशन। 3D मोशन को विजुअलाइज कैसे करेंगे? तो देखो 3D मोशन को विजुअलाइज करने के लिए हमें क्यूब में एक पार्टिकल को रख दिया। ठीक है, अब ये पार्टिकल कहां कहां मूव कर रही है हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पता चल रहा है क्या? आप सिर्फ बता सकते हो कि सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है? नहीं, सिर्फ ये कार के जैसा ड्रिफ्ट कर रही थी प्लेन में वैसा ड्रिफ्ट कर रही है? नहीं, तो कभी ये प्लेन में है, कभी ये ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें तीनों डायमेंशन जरूरी है, राइट? एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या? 3D मोशन। 3D मोशन। ठीक है, वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे ना तो पोजीशन वेक्टर में हम अच्छे से समझेंगे कि मोशन इन ए प्लेन मतलब कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसमें पोजीशन वेक्टर में क्या कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं बताया 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, वाई एक्स, कुछ भी चाहिए चलेगा, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और 3D मोशन में कैसे? एक्स वाई जेड तीनों चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते अब। नेक्स्ट आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? सिमिलर है या एक्चुअल में अंतर है? अंतर तो है। डिस्टेंस होती है ना एक्चुअल पाथ लेंथ, ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक विजुअलाइज करवाता हूं तुमको कि ये तुम्हारा घर है। ठीक है, नॉर्मल घर बना रहा हूं, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी। देखो ये तुम्हारा घर है और ये भैया आपका है स्कूल। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्कूल। ठीक है, अब घर से स्कूल को जाने को 3 रास्ता है। एक रास्ता ऐसे जाता है, ठीक है, एक रास्ता ऐसे जाता है जहां पे एक और घर है जो कि तुम्हारे फ्रेंड का है। ठीक है, वहां से होके, और एक रास्ता है जो ऐसे जाता है। ठीक है, ये मार्केट वाली रास्ता हो गई, खाते पीते चलेंगे स्कूल। ठीक है, ये दोस्त वाली रास्ता हो गई, फ्रेंड हाउस।
और ये एक सीधा रास्ता है, अगर आप बहुत अच्छे हो, सीधा स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर आते हो, तो ये आपके लिए है, जो कि मैं नहीं था। ठीक है, तो अभी देखो आगे बढ़ते, क्या है कि ये जो रास्ता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्टेंस है कि इसमें जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर लग रहा है, यहां से यहां तक जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी है। और ये क्या है, ये सपोज करते हैं हम 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक जो हमने मेजर किया, ये जो लेंथ है, पाथ लेंथ है, वो डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां पे ये रोड मैटर नहीं करता। अगर मैं ये 2 पॉइंट है, जैसे कि ये घर है और ये स्कूल है, और यहां से मैं एक स्केल लगा दूं, एक सीधा लाइन खींचू, ठीक है, और उसकी मुझे जो लेंथ आ रही है, सीधे लाइन की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, वो है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे होता है, तो जैसे कि आप किसी एक रोड को पकड़ के, सपोज आपने फ्रेंड के घर होते हुए आप स्कूल गए, तो आप घर से निकले, फ्रेंड के घर होते हुए स्कूल गए, तो आपने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर। फिर वापस घर को आ गए, आप बोले मैं थक गया, मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप स्कूल से घर को गए, घर से वापस स्कूल को आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। अब ये इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है आपका घर। ठीक है, आप घर से स्टार्ट किए अपनी जर्नी, तो इनिशियल पोजीशन है आपका घर। फाइनल पोजीशन क्या है, जब आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो जिस पॉइंट से। अगर आप स्कूल से, घर से स्कूल को गए और फिर आपने डिस्प्लेसमेंट अपना कंसीडर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ, दैट इज 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके इनिशियल पोजीशन क्या है, घर है, फाइनल पोजीशन क्या है, स्कूल है। अब आपने क्या किया, स्कूल से आप घर आ गए, फाइन। अब आप बोल रहे पूरे दिन भर का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, इनिशियल पोजीशन आपका घर है और फाइनल पोजीशन भी आपका घर है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, 0 हो जा रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या, 0। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो वो आपकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 है। आई होप समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट is depending on the initial and final position. Final position, difference between the final position and initial position is the displacement. More physically अगर बोलूं, physically तो वो क्या है, the shortest length. ठीक है, वो हो गया क्या, displacement. तो इसे मैं clear out करता हूं, ठीक है, और आपको बताता हूं कि एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कुछ छोटे छोटे। देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम। ठीक है, वो हो गई क्या, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपने कुछ ट्रेवल किया है, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ तो लेंथ होगा, है ना, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये कैसे होगा, इसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली शो करता है डायरेक्शन, कि किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये भी हम समझ जाएंगे। ओके, चौथी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ देयर फॉलोड पाथ। जैसे कि मैंने 3 पाथ बनाई थी, मार्केट वाली, दोस्त वाली और सीधे स्कूल जाने वाली, तो डिपेंड करता है ना, एक की लेंथ थी 5 किलोमीटर, एक की 4 किलोमीटर, एक की 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप जो रास्ता लोगे उतना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
does not depends on the path, it just depends on the initial and final position. बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि ये जो सर बता रहे हैं कि जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है। तो देखो यहां पे 3 केसेस है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या कैसा होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली गई है, ये है ओरिजिन, ये है ए और ये है बी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहां से सपोज एक जर्नी स्टार्ट होती है, एक पार्टिकल की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब वो मूव कर रहा है किस तरफ, इस तरफ मूव कर रहा है, और वो बी तक पहुंच गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन, मतलब एक्स बी, ये है फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को एस से करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 9th में पढ़े होंगे। तो एक्स बी इसकी फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से मैं घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ओरिजिन है ये अगर 0 है तो सपोज करते ये 5 है, ये 10 है, ऐसे ही होगा ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट इट विल गो। ठीक है, तो इस तरफ जाऊंगा तो ये मेरा बड़ा संख्या होगा, ये मेरी छोटी होगी, तो बड़े माइनस छोटे ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा, देखो जब इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, अब मैं उल्टी तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या है मेरा, ये है जो कि बड़ा है, इनिशियल पोजीशन क्या है, कम है। ठीक है, सो एक्स ए, सॉरी दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन बड़ा है, फाइनल पोजीशन छोटा है, इनिशियल पोजीशन बड़ा है, तो एक्स फाइनल क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए, तो यहां पे एक्स बी जो है वो छोटा है और एक्स ए क्या है, बड़ा है, सो दैट्स व्हाई माइनस नेगेटिव में आएगा, तो ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, मैं सपोज ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओरिजिन से मैं पहुंचा यहां ए तक, फिर ए से पहुंचा मैं बी तक, अभी मैं चाह रहा हूं कि ओरिजिन से अगर मैं अपना डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना होगा, तो 0 से बी तक, यहीं तक मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन से अगर मैं देख रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं ए से देखूं तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ओरिजिन से देखूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, लेकिन ए से देखूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आप ही बता दो यार। देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से मैंने स्टार्ट किया, बी से जाके फिर रिटर्न आ गया ए तक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन भी एक्स ए है, फाइनल पोजीशन भी एक्स ए है, तो ये तो 0 होगा। समझ में आ रही है ना कैसे हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर समझा। अब स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का अंतर अगर ना समझे तो ना इंसाफी तो होगी। देखो स्पीड क्या है, स्पीड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो हाँ वही है स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल में और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ने आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी रेट को हम बोलते हैं क्या, स्पीड। ठीक है, समझ में आ गई स्पीड क्या होती है। अब वेलोसिटी क्या है उसे तो बाद में समझेंगे। अब स्पीड अगर ये क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड सेम हो सकती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 5 मीटर। ठीक है, लेकिन अब स्पीड क्या है और आपको टाइम कितना लगा, सपोज 5 सेकेंड लग रहे हैं आपको 5 मीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, धीरे धीरे चला रहे हो,
ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि अब मैं यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहूंगा, जब 1 मीटर ट्रेवल करने में आपको 1 सेकेंड लगा, 2 मीटर ट्रेवल करने में आपको 1 सेकेंड लगा, मतलब 1 से 2 जाने में भी 1 सेकेंड लगा, 2 से 3 जाने में भी 1 सेकेंड लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम लग रहा है ना, 1-1 मीटर में 1-1 सेकेंड टाइम लग रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से आप मूव करें, आपने कभी स्पीड बढ़ाई नहीं ना ही घटाई है स्पीड, जिस स्पीड से स्टार्ट किए थे उसी स्पीड से एंड किए हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। अब क्या हो जाता है, अगर यही सेम डिस्टेंस को 1 2 3 4 एंड 5, ओके 5 हो गया, 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम डिस्टेंस को आपको कितना टाइम लगेगा, ये 5 मीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है, डिस्टेंस है 5 मीटर, टाइम आपको लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है, सेम टाइम लगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं डिफरेंस क्या हो जा रही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। अब क्या हुआ कि पहली मीटर आपने कितने में कंप्लीट किया, आपने किया 1 सेकेंड में। दूसरी मीटर मतलब 1 से 2 मीटर जाने में आपने लगाई 0.5 सेकेंड, और धीरे हो गए। फिर क्या हुआ कि 2 से 3 जाने में भी आपने लगाई 0.5 सेकेंड, फिर 3 से 4 में आपने लगा दिया 2 सेकेंड, ठीक है, फिर 4 से 5 में 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 + 2 + 4 + 1 दैट इज 5 सेकेंड आप टोटल लग रहा है। लेकिन आपकी मोशन कैसी है, देखो कि पहला इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम नहीं लग रहा है, कि कभी 1 मीटर ट्रेवल कर रहे हो आप 1 सेकेंड में, कभी कर रहे हो 0.5 सेकेंड में, फिर से आप 0.5 सेकेंड लगा रहे हो, कभी 2 सेकेंड लगा रहे हो। तो ये हो गया कि आप कभी स्पीड बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, और ऐसे आपकी मोशन हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो 5 सेकेंड जो लगा, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड एक नया टर्म आ गया, क्या है ये नया टर्म समझते। देखो एवरेज स्पीड वो होती है, अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताओ दोनों केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे भी 5 मीटर है और टोटल टाइम है यहां पे 5 सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, टोटल टाइम है 5 सेकेंड। सेम यहां पे भी है, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर, टोटल टाइम भी 5 सेकेंड, सॉरी दिस इज सेकेंड। तो एवरेज स्पीड दोनों के केस में सिमिलर है, बट एक नॉन यूनिफॉर्म है एक यूनिफॉर्म है। तो एवरेज स्पीड डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर रहे हैं और कितना आपको टोटल टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये होगी एवरेज स्पीड की बात। अब बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड के बारे में। अब ये इंस्टैन्टेनियस स्पीड कौन सी बला है देखते हैं। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड मतलब कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसमें आपकी कितनी स्पीड थी। तो जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने 0 से 1 में, जब तक 0 से 1 तक जाने में मुझे 1 सेकेंड लग रहा है, बट अगर मैं जस्ट इस 1 मीटर पे, इसी पॉइंट पे मैं अगर आपकी स्पीड पूछूं कि जब यहां पे थे तब आपकी स्पीड कितनी थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप घर से आप जा रहे हो स्कूल की तरफ,
ठीक है, तो जब आप स्कूल के सामने वाली जो किताब की दुकान है उसके सामने थे तब आपकी स्पीड कितनी थी? तो वो कहते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। वो क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस को स्पीड को लिखते हैं कुछ इस तरह, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अच्छा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब ये s बाई टी होता है। ठीक है, s बाई टी, s तो डिस्टेंस है, t तो टाइम है। ठीक है, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा टी, मतलब इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 मतलब कि 0 के पास वाला, लिमिट्स वाला है, थोड़ा सा मैथ से बस और कुछ नहीं। डेल्टा एस डेल्टा टी, जिसे हम लिखते हैं डी एस डी टी। सो डी एस डी टी इज द डेरिवेटिव ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो गया? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ठीक है, क्या है ये? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। वेलोसिटी, स्पीड हमने समझा, एवरेज स्पीड समझा, इंस्टैन्टेनियस स्पीड समझा। अब आती है बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? जस्ट स्पीड एक क्या है? अच्छा, स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है, क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा था? डिस्टेंस और टाइम पे। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखो, वेलोसिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही वेलोसिटी बताती है। ठीक है, देखो, डिस्टेंस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी वो हो सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे? बता देता हूं। देखो, सिमिलर वाले कंसीडर हम करेंगे। ये आप मूव कर रहे हो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, वेलोसिटी आपने मूव किया, यहां से यहां तक आपने लगाया 1 सेकेंड, यहां से यहां तक लगाया आपने फिर से 1 सेकेंड, एंड दैट सो ऑन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हम टोटल पाथ लेंथ नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे? डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिफरेंस ले रहे। ठीक है, वो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होगी? अगर ये सिमिलर है, मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में आप सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो आपकी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, नाउ सेकेंड केस नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब यही आप नहीं कर रहे हो, कभी आप 1 सेकेंड लगा रहे हो, कभी 2 सेकेंड लगा रहे हो, कभी 3 सेकेंड लगा रहे हो। ठीक है, तो ये तो मैं समझा ही चुका हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, राइट? अब देखते हैं, मजा आएगा जब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी को। अब तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कैसे डिफरेंट है? देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो हम जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो आप मूव किए यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक आपने मूव किया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट बाय जितना टाइम आपको लगा। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम मतलब टाइम तो पूरा ही लगा होगा, आप यहां पे 1 घंटा लगाए, फिर यहां से आप 2 घंटा लगाए, तो आपका टोटल टाइम 3 घंटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब समझ में आ रहा है ना कैसे डिफरेंस हो रहा है स्पीड और वेलोसिटी का? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, मैं अगर पूछूं इसी पॉइंट पे आपकी कितनी वेलोसिटी थी, तो वो होगी क्या? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टैन्टेनियस और
वेलोसिटी कैसे, लिमिट del t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डेल्टा t इक्वल्स टू dx dt, दैट इज v। ओके, सो इसे कैसे लिखते हैं, v एवरेज लिखते हैं, v a v लिखते हैं, a v g ऐसे, और इसे लिखते हैं v i से, ठीक है, v i और v i n t, इससे हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को। समझ में आ गई बात कि क्या हो रही है, कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है, कब एवरेज वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, और सॉरी कब यूनिफॉर्म कब नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ये सब कुछ और भी ज्यादा क्लियर होगा ना जब आप एक एग्जाम्पल करोगे। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जेई का ही सवाल है, करते इसे। अ पार्टिकल ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with the velocity v1 for half time and velocity v2 the remaining half of the time। ठीक है, assuming the motion to be rectilinear, find the mean velocity of the mean यानी कि average, ठीक है, average velocity of the particle averaged over the whole time। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसको फ्रेम करते, देखो एक पार्टिकल है, वो क्या करती है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सपोज वो है लेंथ l, तो ये लेंथ l डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये सिंपली ट्रेवल नहीं कर रही, कैसे कर रही, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 मतलब कि l/3 डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v0, और बाकी का जो डिस्टेंस है ना वो इस दो हिस्से में ट्रेवल करी, बाकी का कितना डिस्टेंस बचा, 2l/3, l/3 प्लस 2l/3 l होगा, ठीक है, तो 2l/3 डिस्टेंस ये दो हाफ में ट्रेवल कर रही है, तो पहला हाफ है ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और जो दूसरा हाफ है वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। हमें बताना है कि टोटल जो इसने ट्रेवल किया है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, तो टोटल टाइम के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, रेक्टिलिनियर मोशन है, डिस्प्लेसमेंट ही तो कंसीडर करते। अब देखो फॉर यहां पे नेम कर देते ओ ए बी सी, तो पहले ओ ए के लिए देखते हैं, ओ ए मतलब कि कितना डिस्टेंस, l/3 डिस्टेंस। अब इस l/3 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वेलोसिटी कितनी इसकी v0, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, सपोज करते t1 टाइम लगा, तो t1 कितनी हो जाएगी, t1 हो जाएगी l/3 by v0, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी विल बी टाइम, तो l/3 by v0, ये कितना आ जाएगा, l/3 v0। ठीक है, ये हो गया OA की कहानी। अब यहां से यहां तक का देखते हैं, बाकी का जो 2l/3 वाला डिस्टेंस है, तो वो क्या है, देखो AC ये क्या है, ये है 2l/3, ठीक है, और AC एक्चुअली है क्या, ये है AB प्लस BC, ठीक है ना, AB प्लस BC, तो AB और BC में जितना भी टाइम इसको कैसे लिख सकते, इसमें लगा v1 इसमें v2, तो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 करेंगे तो आ जाएगा, राइट। तो t1 t2 करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहां पे बोल दिया गया कि हाफ डिस्टेंस लग रही है, हाफ डिस्टेंस लग रही है, तो AB प्लस BC। अब देखो क्या लग रहा है कि यहां पे A से B तक जाने के लिए इसकी वेलोसिटी है v1, और टाइम लग रही है क्या, t1/2, ठीक है, सॉरी t2/2, ठीक है, यहां से यहां तक कवर किया t1 टाइम से, और यहां से यहां तक कवर किया कैसे, t2 टाइम से, लेकिन A से B तक इसने लगाया आधा आधा टाइम, मतलब t2/2, और यहां पे लगा t2/2, तभी तो t2 हो गया पूरा। समझ में आ रही है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है यार। देखो प्लस ये इसको ट्रेवल कितने से किया, v2 इक्वल्स टू t2/2 अगेन, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कितने में आ रहा है, 2l/3, ठीक है, देख रहे हो ना, 2l/3 ये टोटल डिस्टेंस है। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे v1 प्लस v2 क्या मिलेगा, देखो यहां पे आ जाएगा, यहां से मैं कॉमन लूंगा क्या, 2,
ठीक है, 1/2 कॉमन लेके मैं इस तरफ आऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 4l/3, ठीक है, 4l/3 इक्वल्स टू, देख लेते हैं 4l/3 और यहां पे v1 प्लस v2 है इक्वल्स टू T2, अगर मैं कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा v1 प्लस v2, ठीक है, v1 प्लस v2। सो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 4l/3 v1 प्लस v2, ठीक है, ये हो गया, T2 आ गया। अब निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड को निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, O से लेके C तक जो कि है लेंथ L बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2, तो L/T1 कितना आया, L/3v0 और T2 कितनी आ गई प्लस 4l/3v1 प्लस v2। सो L L L विल कैंसिल आउट। अब जो आंसर बचेगा उसको आप लिख ही सकते हो, कैसे हो जाएगा 3 ये 4, राइट। तो यहां पे आ जाएगा क्या, सॉल्व करके देखना, ये आएगा, तो ये आएगा 3v0 इंटू v1 प्लस v2 बाई 4v0 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है। ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ गई। समझ में आ गई बात कैसे हमने किया, ओके। समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। देखो 1/3 पोर्शन ट्रेवल किया L/3 यानी कि ट्रेवल किया इसने T1 से, बाकी का जो बताया 2/3 वो उसने हाफ ट्रेवल किया, ठीक है, हाफ टाइम लगाया और उसकी वेलोसिटी क्या थी v1 और बाकी के हाफ को ट्रेवल किया उसने, कितनी वेलोसिटी लगाई उसने, v2 वेलोसिटी लगाई, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, बहुत ही सिंपल है। तो अब आती है बात मोशन की, कि एक ऑब्जेक्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसे होगा, कैसे समझेंगे, क्या होगा कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इसको हमने जब स्पीड समझ रहा था, जब हम वेलोसिटी समझ रहे थे, तब हमने समझा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन हाउसोएवर स्मॉल द इंटरवल्स आर, ठीक है, बट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन मतलब अगर इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, ठीक है। तो ये हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। और अगर इस तरफ मुड़ गई तो फिर से यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। मैं मान लेता हूं कि ये जिस वेलोसिटी से उधर जा रही थी अचानक से उसी वेलोसिटी से पीछे भी आने लगी, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है ना। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से वापस भी अगर किसी पॉइंट से आ रही है तो क्या हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, है ना। सो दैट विल नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस विद इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद इन इक्वल टाइम इंटरवल इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, ठीक है, और वो कुछ कुछ समय बाद या तो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है या फिर घटा रही है या फिर बढ़ा रही है, तो इस केस में उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। हालांकि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालो दोनों यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म का, तो वो सेम आ सकता है। मैं स्पीड वाले केस में ये एग्जांपल दे चुका हूं कि
5 मीटर ट्रैवल करने में आपको दोनों ही केस में 5 सेकेंड लग रहे हैं। जब आप लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो तो भी 5 सेकेंड लगा, और आप जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो तो भी 5 सेकेंड लगा। तो एवरेज वेलोसिटीज कैन बी इक्वल और एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल, राइट? बट मोशन और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये तो अलग अलग होंगे ही। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि दोनों ही केस में कैसे एवरेज स्पीड सेम हो सकती है बट वेलोसिटी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी जैसे ही डिफरेंट होगी मोशन अनयूनिफॉर्म हो जाएगा। तो देखो, वेलोसिटी जब बढ़ रही है या फिर घट रही है तो चेंज इन वेलोसिटी ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होगा एक्सीलरेशन। तो आगे जब हम अगली वीडियो में जाएंगे तो हम एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया है वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझा है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि शुरू में समझना बहुत जरूरी है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझेंगे, साथ ही साथ एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स को समझेंगे। तो लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।